हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस का हमारा वीडियो आ चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वहां पर हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है स्थापना। इस तरह से ही क्वेश्चन आया हुआ था। बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पहला क्वेश्चन है स्थापना यानी पश्चात समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। तर्क है संस्कृति पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समान गुण दोष का उद्घाटन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कौन सही है। और वह दोनों सही है और वह दोनों गलत है। सी गलत है, ब सही है, अ गलत है, ब सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा इसका और ब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन उपन्यासकार नहीं है। ये नहीं वाले शब्द को आपको ज्यादा ध्यान देना है। हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र, जसपाल या इलाचंद्र जोशी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी को पता है कि यशपाल जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। बाकी जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो हमारा आंसर जो होगा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है। हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन है गबन, गोदान, रंगभूमि। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों में हमारा आंसर जो होगा वो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि गबन, गोदान और रंगभूमि किसी में भी विधवा समस्या नहीं है। विधवा समस्या जो है वो प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है, उसमें उन्होंने विधवा समस्या को उजागर किया है। ठीक है। और प्रेमचंद के और भी उपन्यास है, जैसे गोदान दे रखा है, गबन, रंगभूमि दे रखा है, निर्मला, सेवा सदन और प्रेम आश्रम जो है प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी, जिसमें प्रेमचंद ने तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को जागृत किया है। जयशंकर प्रसाद की और भी रचना देखें तो है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक, आकाशदीप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके नाटक और भी हैं, जैसे स्कंदगुप्त यहाँ दे रखा है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। उसी तरह जन्मेजय का नाग, राजश्री और कामना आदि जो है प्रेम जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह किसका कथन है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। हमारा आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह, सद्दल मिश्र, लल्लू लाल। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद जो था वो किए थे राजा लक्ष्मण सिंह ने, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे विलियम जेम्स
विलियम जेम्स जो थे इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते परिवारों के मूल्यों का चित्रण किया गया है? तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लहरों के राजहंस में नहीं है, पैर तले जमीन में भी नहीं है, आषाढ़ का एक दिन भी नहीं है। इनका एक नाटक है आधे अधूरे, इसमें स्त्री जो है कई शादियां करती है, वो कभी भी अपने आप को संतुष्टि नहीं मानती है। लोग जरूर पढ़िएगा, टाइम मिले तो, बहुत ही अच्छा नाटक है ये। आधे अधूरे नाटक जो है उसमें उन्होंने परिवार के टूटते मूल्यों का चित्रण किया है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल में चित्रित करती है? कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? अशोक सम्राट, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौमुदी महोत्सव एकांकी जो है सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करती है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं? तो फ्रेंड्स, प्रगतिवादी युग के काव्य हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे सारे वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल भी ऑलमोस्ट डाल चुके हैं। अब आज से हम लोग गद्य साहित्य वहां पे देखेंगे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका हमारा आंसर होगा प्रगतिवादी युग के कहानीकार नहीं है, पूछा है हमसे। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जो थे एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंदगी और गुलाब एक प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? जिंदगी और गुलाब प्रसिद्ध कहानी संकलन जो है वह किसका है? हमारा आंसर ऑप्शन है मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तीनों में से किसी का भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो कोई का नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा इनमें से एक से कोई नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा उषा प्रियंबदा। ये जिंदगी और गुलाब जो है उषा प्रियंबदा की कहानी संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी के एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किस विचारक का है? तो हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। निर्वैयक्तिकवाद, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है वो किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, क्रोचे, इलियट, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है वो है इलियट का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ है।
इलियट ने दो प्रकार के निर्वैयक्तिकता को स्वीकार किया है। एक है पहला है प्रकृति, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। पहला है प्रकृति और दूसरा है विशिष्ट। दो तरह के उन्होंने निर्वैयक्तिकता को स्वीकार किया है। तो हमारा आंसर जो था यहाँ पे इलियट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के उद्देश्य विवेचन किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? तो साहित्य का उद्देश्य विवेचन जो है वो अरस्तु ने माना है। इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने किया है? भरत मुनि के अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो वो उसका आंसर जो होगा वो होगा भट्टलोलट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेष गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? किस आचार्य ने विशेष गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अभेद मानने वाले थे रीति संप्रदाय के जनक बामन जो थे उन्होंने अभेद माना था, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और ऐसे ही TRE 4.0 के लिए आप लोग यदि PYQ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को। और जो भी बच्चे TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हैं, वहाँ पे लैंग्वेज तो आएगा ही आएगा। और देखिए कि आप लोग 3 में कैसे हार्ड लैंग्वेज पूछा था कि सबकी बत्ती गुल हो गई थी। तो आप लोग उन्हें जरूर हमारे वीडियो का लिंक जो है वो प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।